हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दर साइंस एकेडमी में। और आपको लेक्चर्स को फॉलो करना है। और लेक्चर्स मैंने इस तरह से कुछ बनाया है जिसमें आपका जो पी वाई क्यू है, पी वाई क्यू को हमने एक कंप्लीट गैदर करके उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक को निकाला है और उस टॉपिक को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा ये सेशन होने वाला है, इसमें जो मैंने टॉपिक निकाला है एंसेंट और मेडाइवल हिस्ट्री से। हमने जिस तरह से एंसेंट और मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर, जिस तरह से मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पी वाई क्यूज है, प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चंस है, कहाँ से 69 से लेके ऑलमोस्ट 48 बीपीएससी तक, इस सारे को मैंने आपके सामने रखा था। क्वेश्चंस हमने इसमें से फॉर्मुलेट किया था 69 68 बीपीएससी, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एंसेंट और मिडिवल पीरियड से, उसको मैंने डिस्कस किया था। और इसी टॉपिक में से हम चैप्टर्स को फॉर्मुलेट करेंगे, इसी में से हम जो है टॉपिक को निकालेंगे। और इसी टॉपिक में से जो है हम कुछ टॉपिक को सिलेक्ट करके आपके लिए लेकर आए हैं। और ये जो सिलेक्शंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो सेलेक्ट मैंने टॉपिक किया आपके लिए, ये वो खास करके वही टॉपिक है जहां से बीपीएससी जो है क्वेश्चंस बनाता है और वो आपको उसमें से क्वेश्चंस पूछता है। तो अगर हम कुछ टॉपिक की बात करें, अगर बिहार के आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस के टॉपिक की हम बात करें, और जो एक लिंकेज है कि हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज है, जो टॉपिक है रिपीटेटिव आते हैं, टॉपिक सिमिलर चैप्टर से रिपीटेशन पीरियड में रहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल्स के तौर पे बुद्धिज्म के बारे में बताऊं, आपको जैनिज्म के बारे में बताऊं, उसके अलावा आपको मौर्य पीरियड, गुप्ता पीरियड, हड़प्पा सिविलाइजेशंस या इंडस वैली सिविलाइजेशंस, उसके बाद वैदिक टाइम के कुछ टॉपिक्स होंगे। तो इस तरह से बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पर्पज से, जिसमें से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनते हैं, इसी टॉपिक को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और हालांकि इससे पहले जो एनालिसिस का पार्ट था वो डिस्कस हो गया था, अब हम टॉपिक वाले सेक्शंस पे आएंगे और हम आज से जो है अपना एक टॉपिक का सेक्शन शुरू करेंगे। ये जो टॉपिक होगा हम इसमें बस उसी टॉपिक को करेंगे जो आपके एग्जाम्स के रिलेवेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके प्रीलिम्स में मार्क बूस्टर का काम करेगा, आपको सिलेक्शंस दिलवाने के लिए इंपॉर्टेंट होगा, सिर्फ हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा डिस्कशन होने वाला है, आज जिस चीजों पे हम डिस्कस करेंगे वो हमारा बुद्धिज्म पे होगा, जैनिज्म पे होगा और एक आजीविका सेक्ट, इस पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं इन सेक्ट्स के बारे में कि ये सेक्ट्स जो है किस तरह से इस सेक्ट का उदय होता है, किस तरह से इसका जन्म हुआ, और जन्म के साथ साथ ये सेक्ट किस तरह से इंडिया में फला फूला। साथ ही साथ भारत से अगर आप बाहर जाएंगे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के तरफ, चाइना, तिब्बत, सेंट्रल एशिया की तरफ आप जाएंगे, नीचे श्रीलंका की तरफ जाएंगे, तो किस तरह से जो है इंडिया से निकला हुआ एक धर्म बहुत ही पॉपुलर होता चला गया आने वाले समय में, और भारत से निकली हुई धर्म जो है आज पूरे दुनिया में वो धर्म जो है प्रचलित है। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं फिर से हिस्ट्री या आर्ट एंड कल्चर्स का। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बीपीएससी में हिस्ट्री के 28, और अगर आप ओवरऑल कवर कर दो तो 35 एवरेज। तो ये आप हमेशा याद रखना कि हिस्ट्री आपके लिए, आपके एग्जाम्स में सिलेक्शंस दिलवाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर बीपीएससी में 28 क्वेश्चंस थे, और उससे लास्ट ईयर 68 की अगर हम बात करें तो सिर्फ मॉडर्न से 15, एंशिएंट और मिडाइवल से 8 क्वेश्चंस, इस और कुछ क्वेश्चंस अगर आप बिहार स्पेशल से मिला दें तो ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस यहां से भी, यानी कि फिर से जो एवरेज था एक तरह से 35 के पार था। अब देखिए, मैंने आपसे
टॉपिक को बनाने के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लेके आया हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो एग्जांपल्स है किसी चैप्टर से लिंक है, और वो इस चैप्टर को जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको एक आइडियाज लगेगा कि हाँ, अगर इस चैप्टर से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो आपसे कुछ भी क्वेश्चन जो है छूटने वाला नहीं है। जैसे कि गौतम बुद्धा, ये हमेशा से एक हॉट टॉपिक रहा है, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, ये दोनों एग्जाम्स के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस तो अच्छे खासे नंबर में पूछते हैं। इसी तरह से बुद्धिज्म पे देखो, त्रिपिटका 69, 68, इस तरह से क्वेश्चंस। फिर आप बोधिसत्व पदम पानी, ये क्वेश्चंस देखेंगे, ये भी बुद्धिज्म का पार्ट है। फिर अगर आप आगे चलते हैं तो फोर्थ काउंसिल्स इन कश्मीर, बुद्धिज्म के काउंसिल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि बुद्धिस्ट की जो काउंसिल्स है ना, तो बुद्धिस्ट काउंसिल्स ये एक तरह से अपने आप में बहुत ही, जो बिहार का है ना, एक कहते हैं उसके लिए प्रचलित क्वेश्चंस हैं। बिहार में क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करने वाले बुद्धिस्ट काउंसिल से हर साल एक नए क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, और इससे एक नए क्वेश्चंस आपको रिलेटेड मिलेगा। तो जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि जब हम चारों काउंसिल्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा या फिर आपको वो मेमोराइजेशन नहीं होगा। अगेन त्रिपिटका पे क्वेश्चंस, ये बुद्धिज्म का पार्ट है। देखो कितने क्वेश्चंस हैं जो बीपीएससी ने सिर्फ बुद्धिज्म से पूछता है, हर साल ये क्वेश्चंस रिपीट होता है। तो इसी क्रम में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये जो हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है, दैट इज बुद्धिज्म, आजीविका, बुद्धिज्म और जैनिज्म। जब हम इस सोसाइटी को वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह से ये जो सोसाइटीज था, ठीक है, किस तरह से ये जो रिलीजियस का एक दौर चला इंडिया में। हालांकि आप इसको रिलीजियस नहीं है, ये अब जाके रिलीजियस बन गया हुआ है, क्योंकि हम सबको पता है दोस्तों, जब भी कोई अच्छा कार्य करने वाले लोग होते हैं, जब वो किसी अच्छे काम को करते हैं तो हमें उनसे सीख लेनी चाहिए, ना कि उसे रिलीजियस बना देना चाहिए, ठीक है, और उसे पूजना चाहिए। पूजने से आप सही मानने में धर्म को नहीं मानते हैं। धर्म का सही मानने में मतलब होता है किसी चीजों का पालन करना, उस धर्म के जो अच्छे शिक्षा है, उस धर्म से जो अच्छे गुण निकल के आए हैं, उस धर्म के जो अच्छे आचरण है, अगर आप अपनी जिंदगी में अगर उसे नैतिक तौर पे अपनाते हैं, वो धर्म का असली मतलब है। अगर हमारे अंदर नैतिकता ही नहीं है, हमारे अंदर नैतिकता ही नहीं है और हम सिर्फ धर्म का पाठ पढ़ रहे हैं, तो इससे कोई आपके धर्म का कुछ नहीं होना जाना है। इसीलिए धर्म को मानना है तो नैतिक बनना सीखिए, धर्म को मानना है तो धर्म में दिए गए जो गुण थे, दिए गए जो चीजें थी, उसे अपनाना सीखिए। अगर हमें राम बनना है, अगर हमें रामायण को फॉलो करते हैं तो हमें राम बनना सीखना चाहिए, है ना। अगर हम महाभारत को देखें तो हमें वहां से धर्म और अधर्म के बारे में समझना चाहिए। तो इस तरह से जो धर्म है वो हमेशा से एक डोमिनेटेड पार्ट रहा है, और इसको समझने के लिए न जाने लोग आज तक, मुझे जो लगता है कि जब धर्म की समझने की बारी आई तो लोगों ने इसको क्या बना दिया, रिलीजियस का फॉर्म दे दिया। अगर मैं इसमें हिंदुइज्म को भी ऐड करूं, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म, मैं थोड़ा सा आप इसके बारे में ऐसे चर्चा करना चाहूंगा कि अगर आप हिंदुइज्म की बात करते हैं तो वैदिक काल में धर्म, जब वैदिक पीरियड आया तो वैदिक पीरियड में जो ब्राह्मणिज्म है, वैदिक पीरियड तक आपको पता है, लेटर वैदिक पीरियड तक क्लास और कास्ट में डिवीजन होने लगा था, क्लास बनने लगे थे, कास्ट बनना शुरू हो गया था, ऊपर और नीचे हायरार्की बंटना शुरू हो गया था। सबसे ऊपर अगर ब्राह्मण है तो फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह से एक कैटेगराइजेशन देखने को मिला, है ना। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं तो कैटेगराइजेशन देखने को मिला। तो यहाँ पे ब्राह्मणिज्म ने अपने आप को यहाँ पे स्टेबल कर लिया। अब इसके बाउंड्री के आर पार कोई भी धर्म नहीं था। इन्होंने देखा, आज के टाइम में देखो तो वो हम मूवी देखते हैं ना कि अपने आप को बिल्कुल हम सराउंडेड कर लेते हैं, है ना, किसी चीजों से, मतलब कि कोई ऐसा फैक्टर होता है, फोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी का, कि आपके आसपास आपको घेर लेता है, ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। तो कुछ ब्राह्मणिज्म के पिक के टाइम में भी, वैदिक काल के टाइम में भी कुछ ऐसा ही था, और ये काफी रिचुअल जो होता है उनकी प्रथा शुरू हो गई। रिचुअल के साथ साथ क्लास डोमिनेशन शुरू हो गया, अपर और लोअर क्लास में लोग बट गए, कामों के आधार पर लोगों को बांट दिया गया, मूल्यों के आधार पर लोगों को बांट दिया गया। तो इसी बंटवारे की वजह से है किस तरह से जो एक धर्म था वो टूटता चला गया, एक धर्म किस तरह से ब्रेक होता चला गया, टूटता चला गया बच्चों।
और टूटने के क्रम में क्या होता है, एक धर्म से, जिस तरह से अगर आप अभी के टाइम में पटाखे जलाते हो, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे रॉकेट्स होते हैं जो ऊपर जाते तो है और एक रॉकेट फटता है। जब एक रॉकेट फटता है तो उसमें से हजारों कलर निकलते हैं और फट सब अलग अलग नीचे आते हुए फटना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह से परमाणु बम का अगर आप एग्जाम्पल ले लेते हो तो एक कण के अंदर न जाने कितने कण होते हैं, और एक कण जहां फटता है उसके जहां जहां पार्टिकल जाते हैं वहां वहां विस्फोट होना शुरू हो जाता है। वही कुछ धर्म का इतिहास है कि एक धर्म से न जाने कितने धर्म का उदय हो जाता है। ठीक है, और उदय होने के पीछे की रीजन फिर से वही है कि लोगों ने एक्चुअल सेंस में इसको समझना शुरू ही नहीं किया। लोगों ने इस पीरियड को एक्चुअल सेंस में समझा ही नहीं। और अगर डोमिनेशंस का खेल नहीं होता, अगर डोमिनेशंस, पावर, अगर पावर का गेम नहीं होता तो शायद आज के समय में हम जितना धर्म देख रहे हैं, एक धर्म से जो हजारों धर्म निकले हैं, शायद ये धर्म की इतनी आज के टाइम में प्रथा नहीं होती। क्योंकि अगर आपको अपने आप पे को पावरफुल करना है तो क्या करते हो, दूसरे को आप डोमिनेशंस में रखते हो, दूसरे को आप डोमिनेट करके रखते हो। तो जब डोमिनेशंस करोगे तो क्या होगा, ये गेम शुरू हो जाएगा धर्म का। तो देखो क्या हुआ था वैदिक काल में, जब हम वैदिक काल देखते हैं, ठीक है, जो हमारा लेटर वैदिक पीरियड्स था, उसके बाद से जो है बहुत सारे जो क्लान थे, छोटे छोटे क्लान्स हुआ करते थे उस समय, है ना, ग्रुप ऑफ पीपल्स थे, क्लान बनने लगे और वो क्लान फैलते फैलते एम्पायर बनने लगा। और इसी क्रम में बहुत सारे जो है साम्राज्य का जन्म होता है। ठीक है, तो करीबन 16 साम्राज्य का जन्म होता है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। 16 एम्पायर, 16 क्लान का जन्म होता है, 16 एम्पायर बनते हैं। ठीक है, और जो सबसे पॉपुलर था उसमें से एक था कौन सा, मगध, है ना। ये बार बार ये भी क्वेश्चन आता है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, कभी इसकी राजधानी राजगीर हुआ करती थी, बाद में शिफ्ट करके पाटलिपुत्रा कर दिया गया था। पिछले बार हमने क्वेश्चन देखा था सेम, कि ये जो मगधा है, एक क्वेश्चन था आपका कि साउथ ऑफ गंगा प्लेन, साउथ ऑफ गंगा प्लेन की तरफ, यानी गंगा नदी के साउथ में कौन सी साम्राज्य बसी हुई थी, और आपका राइट आंसर क्या था, मगधा, जो कि आंसर्स में नहीं था, इसीलिए नन ऑफ दी अबव इसका आंसर था। तो देखो ये गंगा नदी आपको दिख रही होगी, अगर आप देखेंगे तो आपको ये गंगा नदी दिख रही होगी इस तरह से फ्लो करती हुई। ठीक, और इसके साउथ में जो साम्राज्य था वो था मगधा, है ना। और साम्राज्य का धीरे धीरे जन्म होना शुरू होता है, और जब ये साम्राज्य बनता है वैदिक काल के बाद, जब प्लान से हम एम्पायर की तरफ चलते हैं, तो जाके धर्म का प्रचार प्रसार बहुत पीक पे होता है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, और ये 16 क्लान्स थे आपके, तो देख लीजिएगा कि कौन सा, क्योंकि कभी कभी जो है क्वेश्चन सीक्वेंस भी पूछ दिया जाता है, यूपीएससी बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि नॉर्थ से, है ना, नॉर्थ से अगर हम साउथ की तरफ जाते हैं, या अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाओ, अगर आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं और ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं, तो किस किस तरीके से जो है आपका जो शहर है, जो एम्पायर था, उसको सजाइए, क्रम में लगाइए। ठीक है, तो ये क्रम पूछ दिए जाते हैं कभी कभी केवीसी की तरह आपसे। तो देखो अगर आप बिल्कुल ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो अंगा, बाजी, मगधा, काशी, माला, कौशला, कौशल, ठीक है, वत्सा, छेदी, सौरसना, मत्स्य, अनंती, एस्का, कुरु, पंचाल, गंधार, कंबोज, है ना। इस तरह से 16 जो है एम्पायर थे, और बहुत ही फेमस एम्पायर थे ये सब। तो देखो एक भारतीय सब कॉन्टिनेंट में आप देखोगे, अगर सिर्फ इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो कितने सारे जो है साम्राज्य आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। और इसमें सबसे जो पॉपुलर हमारी तरफ साम्राज्य था वो कौन था, मगधा, क्योंकि जैनिज्म की भूमि, जैनिज्म यहीं से ओरिजिनेट होता है, बुद्धिज्म यहीं से धर्म शुरुआत होता है, आजीविका सेक्ट का। तो देखो वैदिक पीरियड में, ठीक है, ब्राह्मणिज्म डोमिनेशन, ब्राह्मणिज्म का डोमिनेशन यहां से शुरू होता है। तो किस तरह से मगधा जो था एक सेंट्रल था, एक गढ़ माना जाता था, ठीक है, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, और धर्म यहीं से निकल के भारत के और देश दुनिया के बाकी हिस्सों तक पहुंचा था। देखिए मैंने सबका कैपिटल भी यहाँ पे लिख दिया है ताकि समझने में दिक्कत ना हो, और ये एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए ये आपके अंडरस्टैंडिंग्स के लिए, मेमोराइजेशन के लिए, और आपको आसान पड़े, आपको सिर्फ वीडियो रिवीजन करके, वीडियो देख के आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। ठीक है,
देखिए दोस्तों, दर्श IAS अकेडमी लक्ष्मी नगर में है। अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो आप जितनी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं, साथ ही साथ यूपीएससी के एग्जाम्स हैं, उसके लिए आप दर्श IAS अकेडमी की वेबसाइट पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, साथ ही साथ आपको कांटेक्ट नंबर दिख जाएगा, तो आप उस पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे साथ और बाकी भी हमारे जो क्रेडिबल फैकल्टीज है उसके साथ आप अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू रख सकते हैं, और आपकी प्रिपरेशंस में हम हर तरह से संभवतः जो भी मदद होगी पढ़ाई में, साथ ही साथ आपको मेंटोरशिप के लिए, उसके अलावा आपकी प्रिपरेशन में कोई भी स्ट्रैटेजी के लिए और आपके एग्जाम्स क्वालिफाई करवाने तक हम आपके साथ रहेंगे। आप दर्श IAS अकेडमी की वेबसाइट पे जाइए और अपने आप को एनरोल कीजिए, और हमारे साथ आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। मैं जिस तरह से आपको राजधानी के बारे में बता रहा था कि अंगा, जिसकी कैपिटल क्या है, चंपा। और आज के टाइम में देखो, क्योंकि बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों, बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, कोई टारगेटेड सेगमेंट नहीं होता, क्वेश्चंस कुछ भी उठा के पूछ देता है। तो अंगा चंपा ये तो चलो आप मेमोराइजेशन होगा, आपको याद होगा, लेकिन वो ये भी लिंक कर देते हैं कि आज का जो मॉडर्न शहर है, आज का जो मॉडर्न टाइम था, वो अंगा जो है आज के किस मॉडर्न शहर को अंगा कहा जाता था। तो ये याद रखिएगा, मुंगेर और भागलपुर। उस तरह से मगधा, क्योंकि ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, गया और जो पाटलिपुत्रा वाला पार्ट था, है ना, वो मगधा। उसके बाद काशी, ये तो सबको पता है, बहुत ही फेमस है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो मूवीज में जिक्र होता है बार बार, हर एक जगह पे काशी, है ना। इस तरह से इनका, हम किसको बनारस को कहते थे, वत्सा, इलाहाबाद को कहते थे, कौशाला ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, है ना, कौशल, सौर सेना मथुरा को कहा जाता था, पंचसाल, पंचाल आपको वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को पंचाल कहा जाता था, कुरु मेरठ, और साउथ ईस्ट हरियाणा को कहा जाता था मत्स्य, जयपुर, छेदी, बुंदेलखंड, अवंती मध्य प्रदेश, और मालवा ये अवंती थे। गंधार प्रोविंस, कई तो इसमें महाभारत और रामायण के नाम आपको समझ में आ रहे होंगे, रावलपिंडी, काम्बोज कश्मीर के तरफ, राजौरी और हजरा जो कश्मीर में है वो काम्बोज का पार्ट है, असमका गोदावरी नदी के किनारे जो शहर बसा हुआ है वो असमका का पार्ट था, वाजी फेडरेशन, वैशाली, बहुत ही पॉपुलर नाम है, ये बार बार क्वेश्चन, वैशाली और वाजी फेडरेशन संघ, ठीक है, सबसे पहला स्वतंत्र राष्ट्र था, इसीलिए क्वेश्चन जो है आपसे बार बार पूछे जाते हैं, बीपीएससी ने कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया है। माला आपका देवरिया और यूपी, ये माला क्षेत्र हुआ करता था। देखिए हेटेरोडॉक्स सोसाइटी, अब इसको समझने के लिए बच्चे थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं और समझते हैं ऑर्थोडॉक्स। देखिए दोस्तों, ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स दो तरह से जो है हमारा समाज डिवाइड हो गया था, ठीक है। मैं वेदा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा, इजी रहेगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए जब मैं हेटेरोडॉक्स की बात करूंगा तो उससे पहले समझिए ऑर्थोडॉक्स, दोनों एक दूसरे का अपोजिट शब्द है, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स कौन होते हैं, अगर अगर रिलीजियस के ट्रेंड में हम देखें तो अगर आप भगवान को मानते हैं, आप वेद को पूजते हैं, आप वेदा को मानते हैं, वेद की आचरण को आप अगर मानते हो तो आप ऑर्थोडॉक्स हो गए। अगर जो उसके अगेंस्ट खड़ा है यानी हेटेरोडॉक्स। अब ऐसे आप समझ लो कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, बहुत ही इजी टर्म में अगर आपको बताऊं, तो अगर मैं कहूँ ब्राह्मण या हिंदुइज्म, जो हमारा धर्म है, ठीक है। अगर मैं कहूँ ऑर्थोडॉक्स तो आप समझना कि ब्राह्मण और हिंदुइज्म, और जब मैं आपको हेटेरोडॉक्स कहूँ तो समझना कि इसके बाद की जो रिलीजियस है, इसमें मैं आपको बुद्धिज्म को डाल देता हूँ, जैनिज्म, उसके बाद आपका एक धर्म है चारवाका, हालांकि कोई रिलीजियस नहीं था, और इसमें एक और सेक्ट है आजीविका।
तो जब हम हिस्ट्री में हेटेरोडॉक्स सोसाइटी को पढ़ते हैं तो हम इस तीन को फॉलो करते हैं, और जब हम फिलोसफिकल चलेंगे तो हम चारवाका को इसमें एंटर दिलाएंगे। और ऑर्थोडॉक्स की बात करोगे तो जितने भी ब्राह्मणिज्म है, इसके बाद हमारे 6 ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी और थे। मैं आपको अभी नाम लिख के बताऊंगा फिलोसफी के टर्म में। तो अगर आप फिलोसफी को बांटो, अगर आप इंडियन फिलोसफी को बांटो तो 6 ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी बना दो और 3 आपका ये जो है, ठीक है, हेटेरोडॉक्स सोसाइटी बना दो, ठीक है। तो इस तरह से 9 फिलोसफिकल स्कूल हुआ करते थे, ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स। हालांकि अभी हम हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो ऑर्थोडॉक्स वो लोग जो ब्राह्मण थे, जो हिंदू ब्राह्मण थे, जो रिचुअलिस्टिक को मानते थे, ठीक है, जो रिचुअलिस्टिक को बढ़ावा देते थे। ऑर्थोडॉक्स वाले लोग रिचुअलिज्म को बढ़ावा देते थे, है ना, यज्ञ वगैरह हो गया, इस चीजों को बढ़ावा देते थे। यानी ब्राह्मणिज्म जब पिक पे था, जो ब्राह्मणिज्म फॉलोवर्स थे, जो रिचुअलिज्म वगैरह को मानते थे, वो आपका ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी था। और जो इसके अगेंस्ट जाके खड़े हुए बाद में, जब हम 5th और 6th सेंचुरी बीसी की बात करेंगे, तो जब इसके अगेंस्ट जो लोग खड़े हुए थे, जो कि बुद्धा, जैना, ठीक है, आजीविका सेक्ट, जो इसी हिंदुइज्म से चीजों से परेशान होकर उन्होंने अपने एक ट्रेंड बना लिया। हालांकि परेशान के साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम आगे देखेंगे, जिसमें आपका एक बिजनेस फैक्टर बनता है, जिसमें आपका लोगों का एक सोशल फैक्टर बनता है, कल्चरल फैक्टर बनता है, जिसकी वजह से हेटेरोडॉक्स सोसाइटी का जन्म होता है, ठीक है। तो ये 2 सोसाइटीज में डिवीजन हो गया था। लोग जब एम्पायर बनना शुरू होता है तो डिवीजन होना शुरू हो गया था लेटर वैदिक पीरियड के बाद, ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स सोसाइटीज में। अब मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम्स के लिए हम देख रहे हैं और उसके पर्पज से अगर हम हिस्ट्री को देख रहे हैं, साथ ही साथ मैं थोड़ा सा यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में भी जा रहा हूँ। तो अगर आप इसको बहुत ही इजी टर्मिनोलॉजी में समझोगे तो मैं इसको आपको अब सब्स्टिट्यूशंस में समझाऊंगा, यानी स्टेटमेंट में बताऊंगा, ताकि आपके लिए चीजें आसान रहेगी। देखो, हेटेरोडॉक्स सोसाइटी को देखते हैं, यानी ये तो आप समझ गए कि हेटेरोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स में क्या डिफरेंस था। यानी एक जो रिचुअल को मानता है, जो क्रिएटर गॉड को मानता है, जो भगवान को मानता है, जो प्रथा को मानता है, जो ब्राह्मणिज्म के द्वारा बनाए गए प्रथा थे, वो ऑर्थोडॉक्स, और जो उसके गेस्ट खड़े थे वो हेटेरोडॉक्स, आसान भाषा में। अब हम हेटेरोडॉक्स सोसाइटी को देखें तो इसका उदय कब होता है? 6th से 5th सेंचुरी बीसी में, जब जैनिज्म और ब्राह्मणिज्म आजीविका सेक्ट की शुरुआत हुई थी दोस्तों। और ये एक नॉर्थ इंडिया में अवेकनिंग मूवमेंट माना जाता है। नॉर्थ इंडिया, जिस तरह से आप मैंने बताया, अगर आप मैप देखिएगा तो ये मैप में आपको ये मगधा और ये जो हमारा वाजी फेडरेशन, अंगा, चंपा, ये सब है, ये नॉर्थ इंडिया का पार्ट था। नॉर्थ इंडियन पार्ट कहने का मतलब था उस समय नॉर्थ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफी नीचे का जो पोर्शन है वो आ जाता था। कुछ स्टेट जो है आपके म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है, भूटान वगैरह, ये सब आ जाते थे। तो इसलिए नॉर्थ, वो ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे मैप को तो ये नॉर्दर्न पार्ट हुआ करता था। तो पाटलिपुत्र, ये मगधा, ये सब जो डोमिनेटिंग था, ये सब डोमिनेटिंग जगह था। इससे हेटेरोडॉक्स सोसाइटी से जन्म होना शुरू होता है इस जगह पे। और ये धीरे धीरे कहाँ बढ़ता चला जाता है? टुवर्ड साउथ इंडिया। धीरे धीरे नॉर्थ से शुरू होता है हेटेरोडॉक्स, यानी बुद्धिज्म और जैनिज्म की शुरुआत यहाँ से होती है, और ये साउथ इंडिया की तरफ इस जो है मूव करता है। साउथ इंडिया की तरफ मूव करने का वजह क्या है कि जब मौर्य साम्राज्य के जो पहले शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने अपने टाइम में साउथ इंडिया की तरफ ये जो है हेटेरोडॉक्स सोसाइटी की जो प्रथा है, यानी कि जैनिज्म के वो फॉलोवर्स थे। उसके बाद हालांकि उन्होंने जैनिज्म वगैरह को काफी श्रवण बेलगोला, कर्नाटका की तरफ आप पढ़ेंगे तो उन्होंने वहां पर जाके प्रचार प्रसार किया था। अब देखते हैं इसमें थिंकर्स कौन कौन से थे। हेटेरोडॉक्स के थिंकर देखिए तो एक गौशाला, बुद्धा, महावीरा, यानी कि जैनिज्म। यानी गौशाला की अगर मैं बात करूं तो आपका आजीविका सेक्ट, इसके ये फाउंडर थे, है ना। बुद्धा आपको पता ही है, बुद्धिज्म की शुरुआत। महावीर, जैनिज्म, हालांकि इन्होंने जैनिज्म की शुरुआत तो नहीं की थी, ऋषभ देव ने किया था, जो कि फर्स्ट तीर्थकर थे, बट इनके टाइम में बहुत पॉपुलर हुआ था। और अजीत केशव बम्बालिन, ठीक है, इन्होंने जो मैंने आपको चारवाका फिलोसफी के बारे में बताई थी, उनकी शुरुआत इन्होंने की थी। तो ये हेटेरोडॉक्स सोसाइटीज थे हमारे। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि क्वेश्चन जैसे आप अगर 68 बीपीएससी को देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन आ गया था इंडियन फिलोसफी के कॉन्टेक्स्ट में, और मेरे ख्याल से वैसेसिका से क्वेश्चन था कि कौन से वो फिलोसफी थे जो एटोमिज्म थे, एटोमिस्ट थे, एटोमिज्म को मानते थे, है ना। और उसमें एक ऑप्शन था आपका जैना, और इस तरह से उसका जो आंसर था वो था वैशेषिका। तो
ये फिलोसफी से क्वेश्चन आ जाते थे, क्योंकि तो मैंने सोचा कि चलो आपको है ना इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि अगर इंडियन, इससे आपको हेटेरोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स की समझ आएगी। अगर हम कुछ रिलीजियस बेस पे अगर हम बांटे इंडियन फिलोसफी को बच्चों, तो वो ऑर्थोडॉक्स और दूसरा हेटेरोडॉक्स, इस तरह से दो धर्म थे। दो धर्म में दो गुटों में बट गया था धर्म, ठीक है। एक जो ऑर्थोडॉक्स वाले लोग थे और जो हेटेरोडॉक्स वाले लोग थे। हिस्ट्री में हमने क्या देखा, मेमोराइजेशन करो, हिस्ट्री में हमने देखा था कि ब्राह्मणिज्म, रिचुअलिज्म को मानने वाले जो लोग थे वो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी के थे, और जो उसके अगेंस्ट गए वो हेटेरोडॉक्स बन गए। और अगर आप उसी रिलीजियस को फिलोसफी में तब्दील कर दो तो वापस आ जाओ ऑर्थोडॉक्स पे। ये वो लोग थे, ठीक है, जो वेदा को मानते थे। यानी अगेन बात घुमा फिरा के वही है, बात नाक को ऐसे आप टच करो या हाथ घुमा के नाक को टच करो, नाक को ही टच कर रहे हो तो वही चीज था, इनफॉलिएबल ऑफ वेदा। वेदा को इनफॉलिएबल मानते थे, यानी कि वेदा को फॉलो करो और वेदा से ऊपर कुछ नहीं है। वो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थे। हेटेरोडॉक्स ये नहीं मानते थे। उसके बाद ये क्रिएटर गॉड पे बिलीव नहीं करते थे। ये क्रिएटर गॉड पे बिलीव नहीं करते थे। और जो ऑर्थोडॉक्स थे उन्होंने कहा था कि जो प्रकृति की संरचना है वो किसने की है, गॉड ने की है, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स ये सोल पे बिलीव करते थे, सोल आत्माएं होती है, इंसान का रिवर्थ होता है ना। जबकि हेटेरोडॉक्स में जाओ तो इसमें से कुछ फॉलोवर्स थे जिन्होंने रिवर्थ को भी माना, सोल को भी माना, जैसे कि बुद्धिज्म की बात करूं, और कुछ ने रीइंकार्नेशन, कुछ ने रीइंकार्नेशन को समझा। यानी कि क्रिएटर गॉड को नहीं मानते थे, क्रिएटर गॉड को मानते थे और वेदा को मानते थे, ठीक है, कि वेदा में जो भी लिखी गई है, वेदा में जो भी चीजें कही गई है वो सत्य है। तो ऑर्थोडॉक्स, क्योंकि ब्राह्मणिज्म ने ही तो उन चीजों का फैलाव किया था, तो इसलिए मानने वाले सारे लोग वही थे, और ये अगेंस्ट वाले लोग थे तो हेटेरोडॉक्स थे। अब जो इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि इसमें स्कूल का डिवीजन होता है। अपने टाइम में 9 स्कूल्स बनते हैं जो कि ये प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होते हैं। तो इस 9 स्कूल में जो 6 स्कूल्स थे आपके बच्चे दोस्तों, 6 स्कूल थे वो ऑर्थोडॉक्स थे, और जो 3 स्कूल थे वो हेटेरोडॉक्स थे, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है, यूपीएससी भी बार बार क्वेश्चंस पूछता है। आजकल जो ट्रेंड हो गया हुआ है हेटेरोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स के टाइम में फिलोसफिकल पार्ट अब बहुत ही ज्यादा एंसेंट में पूछने लगे हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर भी आपको एक छोटा सा मैं पॉइंट बना देता हूँ। अगर आप ऑर्थोडॉक्स में देखेंगे दोस्तों तो इसमें आप ऐसे डिवीजन कीजिए इसको। सबसे पहले चरवाका, जैनिज्म, बुद्धिज्म, फिलोसफी की शुरुआत जब वहीं से हुई थी, उसके बाद यहाँ पे आ जाइए आप, ठीक है। इसमें पहला स्कूल न्याय, दूसरा स्कूल वैशेषिक, न्याय, वैशेषिक, योगा, सांख्य। अगला जो स्कूल था वो मीमांसा, और उसके बाद जो था अद्वैता। अद्वैता याद होगा आप लोगों को, नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना की थी। वही शंकराचार्य जो प्रोपाउंडर माने जाते हैं किसके, अद्वैता के, है ना। हालांकि इसमें भी 4 गुट बट गए हुए थे, ठीक है। अद्वैता में भी 4 अद्वैत थे, अद्वैत, द्वैत अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, वैशिष्ट अद्वैत, ठीक है। तो इसमें भी 4 अद्वैत के पार्ट थे। हालांकि मेन जो है ये स्कूल है, क्योंकि यूपीएससी और बीपीएससी इस पे क्वेश्चन भी पूछ देता है, ठीक है। न्याय स्कूल, रियलिज्म फिलोसफी कहते थे इसको, वैशेषिका एटोमिज्म फिलोसफी कहते थे, एटोमिस्टिक था। हालांकि ये दोनों एक ही था, ये भी याद रखिएगा। योगा, जो आज के टाइम में पतंजलि के बारे में आप जानते हो, योग को क्या बोलते हैं, मेडिटेशन। तो वाकई ये स्कूल था जिन्होंने धारण, ध्यान, समाधि, मेडिटेशन जैसी बातें की थी, ठीक है। जिसमें से मेडिटेशन, आज के टाइम में जो मेडिटेशन शब्द है वो यहां से निकल के आया है, और इसमें मेडिटेशन में धारण हो गया, ध्यान हो गया, समाधि हो गया, और उसको कैटेगराइज करते थे। अब सोचो दोस्तों कि जो भारत से निकली हुई चीजें है वो दुनिया के इतने देशों में पॉपुलर है। आज के टाइम में योग कौन नहीं कर रहा है, पूरा दुनिया जिम कर रहा है, साथ ही साथ जिम छोड़ के योगा पे बिलीव कर रहा है, और योग को प्रमोट कर रहे हैं। वर्ल्ड लेवल पे योग को प्रमोट किया जाता है। हर साल हमारे देश के प्रधानमंत्री योग दिवस पे अपने योगा करके परफॉर्म करते हैं और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। आज के टाइम में हर एक कंट्री इस चीजों को समझ रहा है, योगा। हालांकि वो फिलोसफी समझे ना समझे, अंग्रेजों को योग फिलोसफी का पता हो ना हो, लेकिन वो
मेडिटेशन करना जानते हैं, वो योग करना जानते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा एक चीज़ है कि जितनी फिलॉसफी की ओरिजिनेशन हमारी धरती से हुई है, बहुत सारे रिलीजन मूवमेंट का शुरुआत हमारी धरती से हुआ है। बुद्धिज्म, जैनिज्म ऐसे जो वर्ल्ड के पॉपुलर रिलीजियस है, उसकी शुरुआत हमारी धरती से हुई है। हालांकि इसके ऊपर यानी कि जितने भी आप फिलॉसफी देख रहे हैं, इवन इंडियन फिलॉसफी, इसके जो सबसे अच्छे राइटर्स हैं, सबसे अच्छे जो इंटरप्रेटर थे, वो अभी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ही राइटर्स थे। तो ये हमसे ज्यादा तो विदेश वाले लोग इसको पढ़ना पसंद करते हैं। हालांकि हमने तो शिक्षा व्यवस्था के स्तर को बिल्कुल नीचे कर दिया हुआ है, क्योंकि हम एक्चुअल में किताब पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। और विदेशों में क्या है, इंग्लैंड वगैरह में जाओगे तो इन सब का प्रिजर्व रखा हुआ है, इन सब का ओरिजिनल टेक्स्ट कॉपी, ओरिजिनल ट्रांसलेशन वहाँ पे, वहाँ की कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में, इस तरह की यूनिवर्सिटीज में आपको मिलेगा। और उन लोगों ने सोचो कि हमारे किताबों को इतने तरीके से पढ़ा है और हर कोई नया इंटरप्रिटेशन लेकर आता है, लेकिन हम इन चीज़ों को खुद ही नेग्लिजेंस करके रखे हैं। इसीलिए भारत में शायद शिक्षा की व्यवस्था हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। और एक्चुअल में आप लोग पढ़ो, किताबें पढ़ो, क्योंकि देखो ज्ञान किताबों से आता है और असली ज्ञान वहीं से उदय होता है आपके अंदर। क्योंकि हम लोगों की क्या आदत हो गई हुई है, सोशल मीडिया। पूरे दिन, अगर दिन में हमारे पास 24 घंटे, 6-7 घंटे, 10 घंटे सोने के अलावा आधा से ज़्यादा समय तो हम सोशल मीडिया पे बिताते हैं। तो सोचो कि हम सबको सोशल मीडिया ने आज के टाइम में कॉलोनाइज कर रखा है, आज के टाइम में अपना इंपेरियलिज्म है ना बना दिया हुआ है, और हम उनके सोशल मीडिया को दिन रात घुसे हुए रहते हैं। सोशल मीडिया से ज्ञान ले रहे हैं, हम वहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, हम इंटरनेट में कुछ भी चीज़ें सर्च नहीं करते ओरिजिनल। हमें टाइम मिलता है हम यूट्यूब पे जाके चीज़ों को देखते हैं, वहाँ से हम इतिहास पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से हम अपने फिलोसफी और रिलीजियस को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सोचो कि अगर आपने ओरिजिनल में रामायण पढ़ा, ओरिजिनल में महाभारत पढ़ो, बुद्धिज्म फिलोसफी पढ़िए, बाकी जो फिलोसफी है इंडियन फिलोसफी, इस पर ध्यान दीजिए, तो देखिए पढ़ के क्या मजा आता है आपको। और आपको संसार, ये चीज़ जान के आश्चर्य होगा कि अगर आप वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ेंगे, अगर आप प्लेटो को पढ़ेंगे, अगर आप कांट को पढ़ेंगे, तो आपको कोई भी ऐसी चीजें नहीं लगेगी कि उन लोगों ने जो इंटरप्रिटेशन लिखा है या उन लोगों ने जो फिलोसफी को कोर को निकाला है वो हमारी इंडियन फिलोसफी में नहीं है। यानी कि उनकी सारी फिलोसफी अगर देखो तो वो हमारी फिलोसफी की फुट नोट है, और अगर हम अपनी फिलोसफी को देखें तो आपको लगेगा कि प्लेटो की फिलोसफी की फुट नोट्स हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि किताबों को पढ़ना सीखिए। जब आप किताबें पढ़ते हैं आपकी समझ बढ़ती है, आपकी सोच बढ़ती है। तो इसीलिए जितना हो सके अपने आप को सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रखिए और किताबों पे फोकस कीजिए, क्योंकि हमारी किताबें, हमारी ओरिजिनेशन दुनिया पढ़ रही है और हम उस चीजों से अनजान हैं। ठीक है, तो ये 6 आपका ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी था। हालांकि हेटेरोडॉक्स वाले पार्ट पे आते हैं, तो जो हेटेरोडॉक्स सोसाइटी थे उसमें मैंने आपको बताया था चारवाका, इसको कनिंग फिलोसफी भी कहते थे, मैं बताऊंगा हालांकि जब हम फिलोसफी डिस्कस करेंगे तो। बुद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक है, चारवाका फिलोसफी। अब इसको हेटेरोडॉक्स क्यों कहते हैं, तो मैंने बता दिया कि ये कोई क्रिएटर गॉड पे बिलीव नहीं करते थे कि हाँ किसी ने आया और संसार बना दिया। फिर उसके बाद ये कोई लिखी हुई चीजों पे यकीन नहीं करते थे, ये नियति पे भरोसा करने वाले लोग थे। इनके लिए नियति, डेस्टिनी ओरिजिनल चीजें होती थी, जो हमारी किस्मत में लिखा है, जो हम करना चाहते हैं, और हम अपने कर्तव्य से समाज को बदल सकते हैं। हालांकि ये लोग थे कि वेदा में जो चीज लिख दिया, देखो कहीं ना कहीं डोमिनेशन जो है, इसकी थोड़ी सी मिस्टेक्स इसलिए मानी जाती है, इनकी जो डोमिनेशन है, इनकी जो अपनी एक डोमिनेशन है बच्चे, ठीक है, ये ब्राह्मणवाद से प्रभावित है। और इनकी जो डोमिनेशन थी ये रियलिस्टिक थी। जैनिज्म प्रचार प्रसार करने निकल गए कि नहीं जीव, इन्होंने देखा कि जीव की हत्या होती है, दर्द होता है, इन्होंने अहिंसा, जो आज के टाइम में, और इवन जिस अहिंसा से हमें आज़ादी मिली, जिस गांधीयन की फिलॉसफी को पढ़ के हम पूरी की पूरी हम आज़ादी पढ़ते हैं, उनका जो सोच था अहिंसा का, वो धर्म की शुरुआत यहाँ से होती है, जैनिज्म से। क्योंकि यहाँ पे रिचुअलिज्म जब आ गया था, ब्राह्मणवाद में जब रिचुअलिज्म आ गया था, तो एनिमल किलिंग भी होने लगे थे, सेक्रीफाइसेस होने लगे थे। उन्हीं से परेशान होकर, प्रभावित होकर जैनिज्म ने अहिंसा जैसी चीजें अपनाई थी कि हिंसा नहीं करनी है। इनके लिए था कि आपको एक चींटी भी नहीं मारनी है, एक भी सेंटिएंट बीइंग का किलिंग आपसे ना हो। जैनिज्म इतनी बड़ी फिलोसफी थी, इसलिए कुछ लोगों ने तो कपड़े तक त्याग दिए पहनने, कि अगर हम कपड़े पहनेंगे वो भी किसी ने पेड़ पौधे से निकली हुई कॉटन का बनेगा या किसी चीजों का बनेगा, कीड़े मकोड़े को मार के बनेगा। तो वो जैनिज्म इस तरह की फिलोसफी थी। जब आप इस तरह की किताबें पढ़ते हो, आपके तब बहुत ही डेप्थ एक सोच डेवलप हो जाएगी। आप एक अच्छे इंसान और अच्छे सोच वाले व्यक्तित्व अगर बनना है तो आप इस तरह की फिलोसफी और किताबों को पढ़ना शुरू कीजिए। अगर मैं बुद्धिज्म की बात करूं,
तो ये डेस्टिनी में बिलीव करने वाले लोग, इन्होंने कहा कि दुनिया के दुख को अगर दूर करना है तो हमें मार्ग क्या करना पड़ेगा, हमें रास्ते पे निकलने पड़ेंगे, लोगों को उपकार दिखाना पड़ेगा। और उपकार दिखाना या उपकार करना, लोगों को प्रीच करना, स्पिरिचुअलिटी को फैलाना, वो हर कदम कदम पे समाज के आने वाले प्रॉब्लम्स के साथ आपको टैकल करना पड़ेगा, वो फिलॉसफी है ये। और ये तो बिल्कुल इसको कनिंग कहते हैं, और काफी फनी सा फिलॉसफी था ये। अगर आप चार्वाका पढ़ेंगे तो ये कनिंग फिलॉसफी, धूर्त फिलॉसफर इसको कहा जाता था। इसका कोई, ये आज के टाइम में जो पार्टी रॉकिंग टाइप जो हम लोग होते हैं ना, ये कुछ नहीं करना, चलो आज मन नहीं लग रहा है, चलते हैं पार्टी करते हैं, क्योंकि उसमें ही हमें खुशी मिल रही है। हम पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, घूम फिर के आ जाते हैं, चलो डिस्को चलते हैं, पब चलते हैं, दारू पीते हैं। तो ये वो फिलोसफर्स थे जो वर्ल्डली प्लेजर की बात करते थे, यानी कि इनका ये कहना था कि जो चीज आपको दिखाई दे रही है, जो एग्जिस्टेंस है, उसको जियो ना। क्यों आप जा रहे हो उस संसार में, वहां के संसार में, कि जहाँ कुछ है नहीं, आप वहां उसके बारे में सोच रहे हो, आप वहां की चीजें ला रहे हो, आपको दिखाई दे रहा है आपके पास पैसा है, उल्टाओ। आपको शराब पीने का मन है, पियो जाके। तो ये वर्ल्डली प्लेजर वाले लोग थे जो वर्ल्डली प्लेजर को प्रमोट करते थे। बड़ा मस्त फिलॉसफी था, मैं पढ़ाऊंगा कभी आप लोगों को डिटेल में। तो मैंने जिस तरह आपको बताया कि ये हेटेरोडॉक्स सोसाइटी का ओरिजिनेशन कैसे हुआ, और ये 9 स्कूल ऑफ प्रिंसिपल्स थे फिलोसफी में। हेटेरोडॉक्स 3 हेटेरोडॉक्स और 6 आपके ऑर्थोडॉक्स। अब देखो, हेटेरोडॉक्स सोसाइटी की बात करते हैं, तो इनके जो थिंकर थे, जो हेटेरोडॉक्स सोसाइटी, इनका कारण क्या था? देखो, कॉज ये इंपॉर्टेंट है, निकलने का कारण क्या था। क्योंकि ये जो वैदिक लोग थे ना, वैदिक टाइम में मैंने जो बताया कि लेटर वैदिक में ब्राह्मणिज्म पिक पे था, तो सोल माइंड बॉडीज की बातें करते थे, उनसे ये परेशान थे। उसके बाद सोसाइटी में रैपिड चेंजेस, सोसाइटी बदलाव बदलने लगा था। जिस तरह से देखो, कैसे मैंने बताया कि पहले एक, अगर ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे तो अकेला व्यक्ति संघ बनाता है, अपना क्लान बनाता है ना, अपना क्लान बनाता है, धीरे धीरे वो एम्पायर बस जाता है पूरे के पूरे, मल्टीपल पीपल। तो ऐसे देखिए, तो सोसाइटी क्या चेंज होना शुरू हुआ था कि नहीं हुआ था? तो इसी सोसाइटी की चेंज की वजह से हेटेरोडॉक्स जैसे चीजों का जन्म होता है, न्यू पॉलिटी। अब जब समाज फैलेगा, क्लान जो है कल तक एक जगह सीमित था, अब वो अपने गुटों से निकलकर साम्राज्य बनाने की तरफ चलेगा, तो न्यू पॉलिटी का उदय होना। रिजिडिटी, ये सबसे बड़ा क्या था, चैलेंज था, कि जो ब्राह्मण ने जो डोमिनेशन बनाया हुआ था वैदिक काल में, उसी वैदिक रिलीजियस के रिजिडिटी, ठीक है, चीजों से परेशान होकर इन्होंने पूरी की पूरी अपनी एक अलग ही फिलॉसफी और रिलीजियस को फैला दिया। सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, समाज में बहुत सारे वर्गों का उदय होना। क्योंकि देखो, समाज को हमने बांट दिया ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इस तरह के लोगों में। तो सोचो कि अगर आपको ब्राह्मण की चीजों से, ब्राह्मण ने अपने आप को घेर लिया चारों तरफ से, यानी समझो कि एक तरह से उन्होंने अपने आप को बॉर्डर कर लिया। वो बॉर्डर दिखाई नहीं देती थी लोगों को, इनविजिबल बॉर्डर था। जैसे मैं अपने आसपास में कुछ इस तरह से चुंबक, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर लूंगा। जैसे ब्लैक होल हमें दिखता ही नहीं है, लेकिन वहां कहते हैं कि ब्लैक होल का कोई अंत ही नहीं है। बरमूडा ट्रायंगल सबसे प्राइम एग्जांपल आपके लिए, बरमूडा ट्रायंगल मान लीजिए, ठीक है, कैरिबियन सी की तरफ बरमूडा ट्रायंगल, कोई भी जहाज गुजर रहा है, कुछ भी गुजर रहा है, यहाँ पे आते गायब हो जा रहा है, या कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटती है। तो इन्होंने क्या किया है, बरमूडा, इस जो शेप, इस जो आकार के, इस आकार के जो समुद्र का जो पार्ट है, हालांकि काफी लंबा टेरिटरी है, इस आकार का जो पार्ट है, इसके आसपास कौन सी मैग्नेटिक फील्ड काम करती है, ताकि लोग डरते हैं कहाँ जाने से, अंदर जाने से। तो सोचो कि जो सेंटर था ना, ये ब्राह्मणिज्म था, यही वो ब्राह्मणिज्म था जो अपर क्लास हुआ करते थे। बाकी क्लास को यहीं तक सीमित रहना था, अपने आप को यहीं तक सीमित रहते थे वो, अंदर नहीं जाना है हमें, है ना, अंदर ये एंट्री देते नहीं थे। और इन्होंने ऐसी ही पूरी संरचना बना दी कि जो नीचे वाले क्लास है वो वहां तक एंटर ना कर पाए। तो इसी से परेशान होकर, ठीक है, ये हेटेरोडॉक्स सोसाइटी से चीजों का जन्म होता है। तो सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस हो गया, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण होने लगा था, न्यू क्लासेस का जन्म होने लगा था, ट्रेड बढ़ने लगा था। देखो दोस्तों, जैनिज्म को अगर आपको लिंक करना है ना, ट्रेड से लिंक कर दो। देखना, आज के टाइम में जो भी जैनिज्म फॉलो करने वाले लोग हैं, जैना, जो भी जैन को फॉलो करते हैं, आप गुजरात चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, आप मुंबई प्रांत की तरफ, आपको सबसे ज्यादा जैनिज्म फॉलोवर्स दिख जाएंगे। बेंगलुरु, कर्नाटका चले जाओ, जैन को मानने वाले, धर्म को मानने वाले लोग दिखेंगे, क्योंकि वो सब बिजनेस क्लास थे, ट्रेडिंग वाले लोग थे। थोड़ी सी पढ़ाई को ना ऐसे लिंक करके पढ़ा कीजिए, जब लिंक करके पढ़ेंगे ना तो चीजें ज्यादा क्लियर होगी। क्षत्रिय क्लास, डिनाइड आश्रम। अब देखो क्या था, अब आपको पता है कि आश्रम व्यवस्था होती थी। अब मैं इसमें बड़ा सा प्राइम एग्जांपल दूंगा आपको, कि जैसे आपने ये तो पढ़ा होगा कि कर्ण और अर्जुन दोनों जाते थे वहां पे पढ़ने, गुरु द्रोणाचार्य के पास। तो
उनको पता था कि कर्ण बहुत ही जो है समझदार लड़का है और बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, तो उसको अगर हम ट्रेनिंग दे देंगे तो अर्जुन से भी आगे निकल जाएगा धनुर्विद्या में। तो उन्होंने बॉर्डर क्रिएट कर दिया, अर्जुन को ही पढ़ाया और कर्ण को नहीं पढ़ाया। तो सोचो कि कुछ ब्राह्मण, इसी को ब्राह्मण, इसमें चले जाइए आप क्षत्रिय क्लास वाले में, कि ब्राह्मण को आश्रम व्यवस्था में जाने का राइट था और क्षत्रिय क्लास को डिनाई करते थे। तो इसी क्षत्रिय, अब सोचो ना, इसी क्षत्रिय क्लास से तो निकला है कौन, बुद्धा। इसी से तो जन्म हुआ है जैना, इसी क्लास के तो क्षत्रिय क्लास के। क्योंकि कुछ जो चीजें अगर आप समाज को नहीं दोगे और वो समाज को आपने पोलराइजेशन कर दिया, आज के टाइम में हमने पोलराइज कर दिया ना वर्ल्ड को। जैसे अगर वर्ल्ड देखो तो वर्ल्ड अभी एक तरह से, मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो दुनिया तो तीसरी विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है। और दुनिया में अमेरिका के एक अलग पोलराइजेशन है कि अमेरिका में ट्रंप जीत गए और ट्रंप की बारी आ गई तो दुनिया में बहुत सारे लोग खुश हो गए कि ट्रंप जीत गया है, तो चलो इसराइल का भला हो जाएगा, उधर रसिया का भला हो जाएगा, नाटो को ये फंडिंग देना बंद कर देगा, और क्या बोलते हैं, यूक्रेन को ये हेल्प नहीं करेगा, यूक्रेन परेशान है, इधर इस्लामिक वर्ल्ड परेशान है, ईरान वगैरह परेशान है। तो ट्रंप के आने से सोचो, मतलब एक अकेला अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड को पोलराइज करके रख दिया हुआ है। तो उसी तरह से कुछ पोलराइजेशन वहां भी था। तो इसी में अब इस पोलराइजेशन से लोग परेशान होंगे। अगर आज के टाइम में आप देखो तो चाइना ने अमेरिका की मोनोपोली को खत्म किया या नहीं किया। चाइना 22-23 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, अमेरिका से कुछ ही पीछे है। तो अमेरिका के एक पोलराइजेशन को उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन अमेरिका की कंपनी चाइना में जाती है अपनी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर और सारी मैन्युफैक्चरिंग वहां से करवा के वापस मंगवाती है। तो सोचिए कि इतना बड़ा दुनिया का कंपनी जो एक पोलराइजेशन में सबसे ऊपर खड़ा है, उससे उसने बाकी लोगों को परेशान किया, दुनिया को परेशान किया। दुनिया के हर लोग अपने 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 आप को स्टेबल करने में लगे हुए हैं। इंडिया भी अपने आप को हालांकि बहुत आगे तक बढ़ा लिया हुआ है, सेल्फ रिलायंस हो रहे हैं। तो देखो, इससे आप है ना आज के क्या बोलते हैं, जियो पॉलिटिक्स को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगर आप ब्राह्मणिज्म और वैदिक टाइम को अगर पढ़ो और इसमें से सेग्रीगेट कर दो, छांट दो किसको, हेटेरोडॉक्स को, तो क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मणिज्म था ये पोलराइजेशन था। ये पोलराइजेशन का पार्ट था ब्राह्मणिज्म, है ना। तो सोच लो ये पोलराइजेशन है, ये अमेरिका है, ये यूएसए है आपका दोस्तों, है ना। और ये जो हेटेरोडॉक्स लोग हैं, ये आज के टाइम का इंडिया, आज के टाइम का चाइना, आज के टाइम का इजराइल, रसिया, ये है, ये कंट्रीज है दोस्तों ये, ठीक है। तो इस कंट्री ने इसके पोलराइजेशन से तंग आकर अपने आप को स्टेबल करना शुरू किया। चाइना बहुत आगे निकल गया इस फील्ड में कि अमेरिका की डोमिनेशन, अमेरिका अगर उसको यूट्यूब नहीं चलाने देगा तो चाइना मर नहीं जाएगा। अगर अमेरिका की इंस्टाग्राम यूज होती नहीं है वहां पे, अमेरिका का कोई भी जीपीएस काम करता नहीं है वहां पे, तो अमेरिका को कहा भैया तुम अपना सारा कुछ अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ, इवन तुम हमारे यहाँ आओ, हम तुमको सस्ते दामों पे प्रोडक्शन करके देते हैं। तो देखो उन्होंने इसको प्रोडक्शन करके देना शुरू किया और अमेरिका की कंपनी वहां है, ऑपरेट चाइना में हो रही है क्योंकि सस्ती मैन्युफैक्चरिंग है। तो कहीं ना कहीं उसकी डोमिनेशन को इसने फायदा बना लिया। अब और इसके फायदे से ऐसा नहीं कि चाइना पीछे है, चाइना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्री जो अमेरिका को टक्कर दे सकता है। अकेला इसने पूरे के पूरे ईस्टर्न वर्ल्ड पे अकेला इसका मोनोपोली चल रहा है। इसने बॉर्डर रोड, सिल्क रूट, इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर पूरे दुनिया को डोमिनेशन कर रहा है आज के टाइम में ये। तो सोचिए अकेला पोलराइजेशन को खत्म कर दिया चाइना ने। उस तरह से इंडिया सेल्फ रिलायंस की तरफ चल रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें दोस्तों, तो इंडिया अभी के टाइम में खुद को सेल्फ रिलायंस करने की कोशिश कर रहा है और ये बहुत अच्छी शुरुआत है कि कब तक हम दूसरों के भरोसे जिएंगे। तो ये इंडिया हेटेरोडॉक्स, समझिए कि हेटेरोडॉक्स हो गया एक तरह से कि नहीं, हम आपकी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, तो हम सेल्फ रिलायंस होंगे, हमें खुद का हमारा अपना प्राइवेट जेट होगा, हमारा खुद का अपना वेसल्स, नेवी वेसल्स होगा, हमारा खुद का अपना सबमरीन होगा, हमारा खुद का न्यूक्लियर बम होगा। तो इस तरीके से सारे कंट्री जो कि अमेरिका के पोलराइजेशन से दूर होकर अपने आप को स्टेबल कर लिया, उसी तरह से ब्राह्मणिज्म के पोलराइजेशन से दूर होकर अपने आप को हेटेरोडॉक्स में डिवाइड कर लिया। ये कुछ प्राइम एग्जाम्पल है जिसको आप लिंक कर सकते हो। आगे देखते हैं, तो कौन से 3 सेक्ट का जन्म होता है? आजीविका, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये 3 सेक्ट का जन्म होता है दोस्तों। ये 3 सेक्ट यहां से उदय हुआ।
अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एक टॉपिक स्टार्ट होगा और वो टॉपिक एग्जाम्स के पर्पज से स्टार्ट होगा, यानी हमने पूरे के पूरे पीवाईक्यू एनालिसिस कर लिया, चैप्टर्स हमने देख लिया कि किस किस खास खास चैप्टर से ये पीवाईक्यू में यानी क्वेश्चंस आए हैं, और क्या उम्मीद है कि इसी चैप्टर से, यानी कि ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि इसी चैप्टर से, क्योंकि वही पूछेगा, उससे ज्यादा क्या निकालोगे बाहर से। आज आपने बुद्धा का फर्स्ट काउंसिल पूछ लिया, कल सेकंड पूछोगे, परसों थर्ड पूछोगे, ज्यादा ज्यादा आप चेंज करोगे तो ये पूछ लोगे कि बुद्धा के फर्स्ट काउंसिल में कितने, उसको लीड किसने, प्रिसाइडेड किसने किया था, किसके राज्य में हुआ था, किस साम्राज्य के समय में हुआ था, किस बीसी में हुआ था, ये पूछ लोगे। तो उसी से मैंने आपको जो है बताया था कि हम टॉपिक सेग्रीगेट करेंगे और टॉपिक हमारा जो है निकल के आया। तो पहला टॉपिक हम देखते हैं दोस्तों, आजीविका सेक्ट के बारे में।